डज साइज रियली मैटर? तो इंद्रिय का जो सिर्फ सामने का हिस्सा है जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं जी, सिर्फ वही संवेदनशील है। सेक्स का जो प्लेजर है वो सिर्फ ग्लांस पेनिस से मिलता है, पीछे के हिस्से से नहीं मिलता। और आप ये देख रहे हो कि आपकी फोरस्किन पीछे नहीं जाती है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहिए। जब आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, उससे जो जो हो सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, अगर आपकी उम्र हो गई हो तभी आपको सेक्स करना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप हैं मेरी सहेली के हेल्थ पॉडकास्ट पर। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस हेल्दी एपिसोड में, जहां हमने एक बार फिर से समय लिया है डॉक्टर राजन भोसले जी का, जिन्होंने पिछले एपिसोड में हमें एनलाइटन किया था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी थी, कई सारे मिसकंसेप्शन, कई सारे मिथ्स, कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन पर से पर्दा हटाया था। तो एक बार फिर से वो हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो अगेन सर। थैंक यू वेरी मच मनोज। सर, एक बार फिर से आप आए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। और मैं यूँ तो देखिए, सवाल बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे एज ग्रुप्स हैं, सबके अलग अलग सवाल हैं। दोनों ही जेंडर्स के अलग अलग सवाल हैं। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी पार्शियलिटी की है कि जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली मेल, उनके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि सबसे ज़्यादा परेशान वही एज ग्रुप है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल, तो क्या आज हम लोग इन पर बात कर सकते हैं सर? जरूर जरूर। इनफैक्ट सर, मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी ओ माई गॉड 2, जिसमें लोग किसी और एक्सपेक्टेशन से सिनेमा हॉल में गए थे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि ओफो, ये तो सो कॉल्ड ऑकवर्ड टॉपिक पर है, फैमिली के साथ कैसे देखें। हालांकि उस फिल्म की कोशिश भी थी कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए और इसकी हिमायत की थी उन्होंने। उसके बावजूद सर आज भी बच्चों में, माफ़ कीजिएगा, पेरेंट्स में या जो भी एल्डर्स हैं, वो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट कम करते नज़र आते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी सर कि वो बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं कर सकते, यूट्यूब पर या फिर अपने किसी दोस्त की राय पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आज दें और उनकी सारी प्रॉब्लम्स का कोशिश करें समाधान करने का। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो ये यंगस्टर्स ही हैं, जिन्हें ना पूछने जैसा को, ना किसी को जाके वो पूछ सकते हैं, ना ही उसका सही मटेरियल उनको मिल जाता है। और जब ढूंढने जाओ तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कई बार ये गलत इन्फॉर्मेशन इतनी गलत होती है कि उससे मदद होना दूर की बात, उससे उनकी हानि हो जाती है। इसलिए किसी को तो सही जानकारी देने के लिए सामने आना चाहिए। और आपने ये जो शुरू किया है प्रयत्न अपनी तरफ से इस एपिसोड्स के ज़रिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हम यंगस्टर्स के पास एक सही इन्फॉर्मेशन लेके जा पाएंगे और फिर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन से हम बचा भी पाएंगे। बिल्कुल सर, और मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी ये कोशिश आपके बिना एकदम अधूरी है, तो आप अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं। सर, शुरुआत में बहुत कॉमन क्वेश्चन से करना चाहूँगा। एज अ टीनेजर लड़कों को खासकर सबसे पहला सवाल उनके लिंग के साइज़ को लेकर आता है। वो अक्सर हीन भावना में रहते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं कि जो भी मटेरियल वो अपने आसपास देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं, और उससे वो कंपेयर करते हैं, तो ये पाते हैं कि उनका लिंग शायद छोटा या पतला या जैसी भी प्रॉब्लम्स उनको लगे। तो ये डज साइज रियली मैटर? बहुत अच्छा आपने शुरुआत की और अच्छा सवाल पूछा। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसका सही सही जवाब देना एक ही बारी और पूरा जवाब देना बहुत ज़रूरी भी मैं मानता हूँ। एक तो जैसे कि देखिए, हम सभी कितने अलग अलग हैं, हमारे सबके चेहरे अलग हैं, हमारे सबके कम्प्लेक्शंस अलग हैं। उस तरह हमारे शरीर में जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। इसलिए इंद्रिय या लिंग जिसको आप कहते हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसा किसी का हो ही नहीं सकता। हर इंसान का वो अलग रहता है। और साइज को लेकर के मैं आपको बताऊं कि इंद्रिय के दो काम हैं। एक तो जैसे हम यूरिन पास करते हैं, ये उसका काम है। तो क्या इंसान कितना यूरिन पास करेगा, क्या ये वो इंद्रिय के साइज पे डिपेंड करता है? नहीं।
आपकी इंद्रिय की साइज कोई भी हो, लिंग की साइज कोई भी हो, आप पेशाब तो उतना ही पास करोगे। बिल्कुल। और दूसरा काम क्या है इंद्रिय का, कि भाई उसको उत्तेजित होने के बाद आप उसकी मदद से संभोग कर सको, या जो लैंगिक सुख है उसका आनंद ले सको। अभी ऐसा है, इसमें पूरे पुनः दो हिस्से हैं। एक तो जैसे कोई लड़का अभी अकेला है, अभी उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध हुए नहीं है, और वो सिर्फ अपने खुद से ही उसका आनंद लेना चाहता है, जिसे हम हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन कहते हैं। तो उसमें भी इंद्रिय कितनी बड़ी है, उस पे उसका जो आनंद है, उसके से जो मिलने वाला प्लेजर है, वो डिपेंड नहीं करता। क्योंकि आपने इंद्रियों को अगर सही ढंग से देखा तो इंद्रिय का जो सिर्फ सामने का हिस्सा है, जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं जी। सिर्फ वही संवेदनशील है। सेक्स का जो प्लेजर है वो सिर्फ ग्लांस पेनिस से मिलता है, पीछे के हिस्से से नहीं मिलता। और आपकी इंद्रिय का वो ग्लांस पेनिस हिस्सा अगर आपके पास हो, तो पीछे की जो शाफ्ट जिसको हम कहते हैं वो कितना लंबा है, इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता। इसलिए इंद्रिय अगर आप खुद आनंद लेना चाहते हो तो इंद्रिय के साइज पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, लोग कहते चलो ठीक है, ये तो मेरी अपनी बात हो गई, लेकिन जब मैं किसी के साथ शारीरिक संबंध करूंगा तो क्या मेरी इंद्रिय छोटी होने की वजह से मैं अपने पार्टनर को कम सुख दे पाऊंगा, या उसको मैं पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है? इसमें ये बात समझनी जरूरी है कि स्त्री का जो योनि मार्ग है वो करीब करीब 5 इंच गहरा है, लेकिन उस 5 इंच के सिर्फ बाहर के 1.5 या 2 इंच में ही उसको भी संवेदना है। यानी सेक्स का जो आनंद स्त्री को मिलता है वो सिर्फ उसके योनि मार्ग के बाहर के 1.5 या 2 इंच से ही मिलता है। यानी अगर किसी भी पुरुष की इंद्रिय कड़क होने के बाद, इरेक्ट होने के बाद अगर 2 इंच भी बड़ी होती है तो अपनी स्त्री को पूरा सुख दे पाएगा। इसके लिए 2 इंच से ज्यादा अगर आपके पास है, हर्जा कोई नहीं, लेकिन 2 इंच भी काफी है। और मैं जबकि कम से कम 35 साल से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बहुत रेयरली ये देख पाता हूं कि किसी की इंद्रिय सचमुच 2 इंच से छोटी है। अगर आपकी इंद्रिय इरेक्शन के बाद 1.5 या 2 इंच भी है तो आप अपनी पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दे पाते हो। दूसरा, उसमें देखिए ऐसा है कि मैं कई बारी एक एग्जाम्पल लोगों को देता हूं कि आप किसी को रिवॉल्वर से शूट करोगे या बड़ी राइफल से शूट करोगे, असर तो वही होगा। जैसे कि आप जबान से 2 काम करते हो, आप या तो टेस्ट कर लेते हो और बात कर लेते हो। क्या आपका बात करना क्या जबान की लंबाई पे डिपेंड करता है? नहीं। भी आंख ज्यादा देखने के लिए बड़ी होनी जरूरी है? नहीं। आंख छोटी भी हो तो भी आप उतना ही देखेंगे। कान क्या ज्यादा सुनने के लिए बड़े होने जरूरी है? नहीं। उस तरह इंद्रियों को भी अपना काम करने के लिए बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। और इस बात को वैज्ञानिक ढंग से साबित करने के लिए आज से कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक प्रयोग किया गया था अमेरिका में, जिसमें उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों की एक टीम थी, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर लड़की को इस प्रयोग के लिए चुना जो बहुत आकर्षक है, और 3 मर्दों को चुना। उसमें से एक मर्द जो था उसकी इंद्रिय कड़क होने के बाद सिर्फ 2 इंच बड़ी होती थी, उसका साइज 2 इंच था। दूसरा था उसकी इंद्रिय इरेक्शन के बाद 4 इंच बड़ी होती थी, और तीसरा था उसकी इरेक्शन के बाद इंद्रिय की साइज 6 होती थी। यानी कि दोनों में 2, 4 और 6 इतना फर्क था। और ये जो औरत उन्होंने चुनी थी वो एक कमर्शियल सेक्स वर्कर थी, यानी एक अनुभवी महिला थी जिसने सेक्स का अनुभव कई मर्दों के साथ किया था। अब ये प्रयोग कैसे किया गया, उस लड़की की आंखें बांधी गई काली पट्टी से ताकि वो देख ना सके, और इस तीनों मर्दों को जिनकी इंद्रिय की साइज 2, 4 और 6 है, इनको रैंडम ऑर्डर में इस औरत के साथ इंटरकोर्स करने के लिए कहा गया। उसे पता नहीं था कौन कर रहा है। जबकि इन तीनों ने उस औरत के साथ जब संभोग किया तो उसके बाद जब उसकी आंखें खोली गई और डॉक्टरों की टीम ने उस औरत को जब सवाल पूछा कि जो 3 मर्दों ने आपके साथ इंटरकोर्स किया उनकी इंद्रिय की साइज क्या थी, तो वो एक अनुभवी महिला थी, लेकिन वो बोली तीनों की साइज एक जैसी थी। यानी कि 2, 4 और 6 का फर्क उसे पता भी नहीं, फर्क होने के बावजूद पता भी नहीं चला। इसका मतलब ये कि औरत का जो योनि मार्ग, जिसका सिर्फ बाहर का 2 इंच हिस्सा ही संवेदनशील है, उसकी वजह से आप कितने अंदर तक आपका इंद्रिय जाता है इस पर कुछ भी निर्भर नहीं, क्योंकि उसको सारा मिलने वाला जो आनंद है संभोग का वो सिर्फ बाहर के 1.5 या 2 इंच से ही मिलता है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ना रखें कि आपकी इंद्रिय छोटी है कि बड़ी है। ऊपर से आप और एक बात देखोगे कि जब कभी औरत को बनाया ही कुदरत ने ऐसा है कि आप जब औरत अपने पुरुष के नजदीक आती है तो चाहे दोनों के बीच में किस भी हो रहा हो तो इमीडिएटली उसकी आंखें बंद हो जाती है, और ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि भी आपका शरीर कैसा है, इंद्रिय की साइज क्या है, ये बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, मर्दों की बात अलग है, उसे बड़ा इंटरेस्ट रहता है स्त्री के शरीर को देखने में। इसलिए औरत
ये नहीं कि आपको पहले झांकेगी, देखेगी आपका इंद्रिय कितना बड़ा है, ये उसका तोल मोल करेगी और फिर आपके साथ सेक्स के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जब आप जाएंगे तो वो तो एक तरह से अंधेरा चाहेगी, कुछ प्राइवेसी चाहेगी, और उसका आनंद लेते वक्त उसकी आंखें आमतौर पे बंदी होती है। जैसे कि बाहर पूरा का पूरा अंधेरा भी हो, तब भी अक्सर औरत को बनाया ही ऐसे कुदरत ने कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। इसलिए ये डर रखना मन में कि भाई मेरी इंद्रिय छोटी होने की वजह से मैं अपनी औरत को सुख नहीं दे पाऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जब उसने अनुभव कर ही लिया कि आपसे उसको पूरा सुख मिला है, तो इंद्रिय 2 इंच की थी कि 4 इंच की थी कि 6 इंच की थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सभी मर्दों को अपनी इंद्रिय के साइज को लेकर के कोई भी चिंता नहीं रखनी चाहिए। हाँ, एक बात है कि एक कंडीशन है जिसको हम लोग माइक्रोपेनिस कहते हैं। माइक्रोपेनिस यानी सचमुच उस इंसान का इंद्रिय बहुत ही छोटा रहता है। लेकिन ऐसे केस मेरे पूरे करियर में मैंने सिर्फ 4 देखे। अगर 35 साल में मैंने सिर्फ 4 केसेस देखे हो, तो उससे ये दिखाई देता है कि ये इस तरह की सिचुएशन या माइक्रोपेनिस वाले केसेस कितने कम हैं, रेयर हैं। इसलिए आमतौर पे सभी मर्दों के जो इंद्रिय, जो भी साइज आपकी है, कि कड़क होने के बाद अगर वो 2 इंच भी है तो काफी है। इससे आप अपने पार्टनर को पूरा आनंद दे पाएंगे। सर, आपने कमाल की इंफॉर्मेशन दी। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की। आपने कहा कि एक महिला पार्टनर जब अपने मेल पार्टनर से मिलती है तो ये सेक्सुअल रिलेशन उनके लिए फिजिकल कम और इमोशनल ज़्यादा होता है, ऐसा हम मान सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखिए, पुरुष और स्त्री की जो सेक्सुअलिटी है, लैंगिकता है जी, उसमें बहुत भिन्नता है। जैसे कि पुरुष की जो लैंगिकता है वो शरीर प्रधान लैंगिकता है, जिसको हम लोग बॉडी ओरिएंटेड कहते हैं। वो आमतौर पे औरत के शरीर की तरफ आकर्षित होता है। अगर किसी स्त्री का शरीर सुंदर है तो उसको उसमें सेक्स में उत्सुकता रहती है। इसलिए एक वक्त पे अगर कई और सुंदर औरतें हो तो एक पुरुष अनेक औरतों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। इसलिए तो पुरुष वेश्या के पास जाता है। कोई भावनिक संबंध तो होते नहीं है, कोई प्रेम के संबंध तो होते नहीं है। लेकिन स्त्री का बिल्कुल उल्टा है। स्त्री का इसकी जो लैंगिकता है या जो उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो हार्ट ओरिएंटेड है, हृदय प्रधान लैंगिकता है। इसलिए जब तक वो उस पुरुष से प्रेम नहीं करती, उस पुरुष के प्रति उसके मन में कोमल भावनाएं नहीं है, प्रेम भावनाएं नहीं है, तब तक उसे उस पुरुष में सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए दोनों के बीच में प्रेम होना, सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही नहीं, प्रेम होना, ये स्त्री के लिए बहुत जरूरी होता है, पुरुष के लिए उतना जरूरी नहीं होता। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, पुरुष कहता है कि मुझे सेक्स मिलेगा तो मैं प्रेम करूंगा, औरत का उल्टा रहता है, अगर मुझसे प्रेम करोगे तो मैं सेक्स के लिए तैयार हो जाती हूँ। इसलिए और एक मजेदार बात है, आप देखिए 2 शब्द इंग्लिश में बोले जाते हैं कि टू हैव सेक्स एंड टू मेक लव। कहने को लगता है कि ये दोनों का मतलब एक ही है, नहीं, लेकिन अगर आप बहुत शारीरिक रूप से सिर्फ शारीरिक आनंद लेने के लिए अगर आप करते हो तो फिर उसको कहा जाएगा यू आर हैविंग सेक्स। लेकिन आप अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए जब एक दूसरे के पास आते हो और करते हो तो उसको हम कहते हैं टू मेक लव। और ये फर्क दोनों में है। औरत इनवेरेबली बिलीव्स इन मेकिंग लव, और पुरुष का ऐसा है कि वो आमतौर पे, खैर इसमें कहीं मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि औरत अच्छी है या पुरुष गलत है, या ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरह से ही कुदरत ने औरत को और पुरुष को बनाया गया है। ये फर्क जो रखा गया है वो कुछ समझ के ही रखा गया है। इसलिए इस बात की जानकारी रखना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, मैं फिर से अपने टीनेजर बॉयज़ की तरफ आता हूँ। लिंग का छोटा होना तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन कई बार उनकी शिकायत ये भी होती है कि उनका जो लिंग है, उनका जो अंग है वो टेढ़ा है या कर्व्ड है। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपकी बुक में भी पढ़ा, जो फ्रीक्वेंटली अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तो उसमें भी ये टॉपिक आपने बखूबी कवर किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए अगर ये आप क्लियर कर सकें। ऐसा है, इंद्रिय का जो शेप है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट तो है नहीं। जैसे हम देखिए, हम केला खाते हैं तो केले को कभी आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखा है? नहीं, थोड़ा सा कर्वेचर उसमें रहता है। इसलिए पुरुष के इंद्रिय में थोड़ा सा कर्वेचर होना ये आम बात है, ये नॉर्मल बात है। फिर ये जो कर्वेचर है वो या तो नीचे की तरफ झुकना हो, या ऊपर की तरफ हो, या राइट की तरफ हो, या लेफ्ट की तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान का अलग अलग रहता है। और किसी भी तरफ अगर वो झुकता हो आपका इंद्रिय, उससे आपका संभोग करने की क्षमता हो या आप जो स्त्री को आनंद देंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि स्त्री का जो योनि मार्ग है वो इतना फ्लेक्सिबल है
कि यहाँ से पूरा बच्चा बाहर निकल आता है। आप देखिए, जब बिल्कुल। बच्चे का जन्म होता है योनि मार्ग से, तो बच्चे का सर भी और शरीर भी सारा वहां से निकल जाते हैं। इतना उसका जो योनि मार्ग है उसका शेप फ्लेक्सिबल है और बदलता रहता है। तो अगर आपकी इंद्रिय थोड़ी नीचे की तरफ झुक रही है, थोड़ी ऊपर की तरफ झुक रही है, या राइट या लेफ्ट की तरफ झुक रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे मैंने पहले कहा कि इंद्रिय का जो सबसे आगे का हिस्सा है, जिसको वैसे हिंदी में शिश्नमुंड कहते हैं या इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहते हैं, संवेदना तो सिर्फ उसी में है। और रही स्त्री की बात, उसके भी योनि मार्ग का सिर्फ बाहर का 1.5 और 2 इंच हिस्सा ही उसको सेक्स का आनंद दे पाता है। इसलिए आपके इंद्रिय के टेढ़ेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ये होता है कि आपको किसी ने गलत फहमी करा दी, या आपने किसी दोस्त के साथ अपने आप को कंपेयर कर लिया, तो जैसे दोस्त का नाक और आपका नाक एक जैसा है क्या? लेकिन आप इस चीज की चिंता नहीं करते। क्या आपकी आंखें और दोस्त की आंखें एक जैसी है क्या? आपकी हाइट एक जैसी है क्या? आपका कम्प्लेक्शन एक जैसा है क्या? तो फिर इसी बात को क्यों आप कंपेयर करते हो? अगर आपका इंद्रिय है जिसमें आमतौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें उत्तेजना आने के बाद कड़कपन आता है, इरेक्शन होता है, और आपको स्त्री की तरफ जब आकर्षण लगता है तब आप उसके साथ संभोग कर सकते हो, अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो इंद्रिय का थोड़ा यहाँ वहाँ टेढ़ा होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही ये टेढ़ापन आपके हस्तमैथुन करने से आया है। ये भी गलतफहमी कईयों में रहती कि मैंने हस्तमैथुन किया इसलिए मेरे इंद्रिय में टेढ़ापन आया। वो होता क्या है, जो बच्चे छोटे रहते हैं ना, उनको अपनी इंद्रिय, बहुत छोटे यानी टीनेजर की उम्र से पहले जो बच्चे रहते, वो अपनी इंद्रिय पे ज्यादा गौर नहीं करते। जैसे आप टीनेज हो जाते हो और आपको दिखाई देता है कि अभी मेरी आजकल इरेक्शन हो रही है, और इरेक्शन होने के बाद मैं मैस्टरबेशन कर लेता हूँ, तो बहुत ज्यादा ध्यान उनका इंद्रिय की तरफ जाता है। और जब आप उसको ज्यादा देखने लगते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो, तो आपको लगने लगता है कहीं टेढ़ा तो नहीं, कहीं राइट की तरफ तो नहीं झुक रहा, कि नीचे की तरफ तो नहीं झुक रहा। आप कॉन्शियस हो जाते हो, और उसकी वजह से आपकी इस तरह के विचार आपको सताने लगते हैं। बस इग्नोर कीजिए इस बात को। ये टेढ़ा होना एक तरह से सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सर, आपने मास्टरबेशन की बात की, तो एक अब ये मिथ है या सही है, ये आप बताएंगे सर, क्योंकि अक्सर हमने इंटरनेट पर या फेसबुक पर कहीं पढ़ा है, व्हाट्सएप पर, कि 1 बूंद वीर्य 100 लीटर या 100 बूंद खून से बनता है, 100 बूंद खून, ये जो कैलकुलेशन एक होता है, कई बार लोग आयुर्वेद का भी रेफरेंस देते हैं। तो वीर्य या सीमेन, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये बनता कैसे है, और इसकी क्वांटिटी, मतलब ऐसे भी हमने पढ़ा है कि खासकर वो जो एड्स हम देखते हैं, जो मैं सर्टिफाइड या इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ सर, लेकिन जो आम एड्स होते हैं जो ट्रेनों में, बसों में लगे होते हैं कि आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, वीर्य बर्बाद कर दिया, ये सब जो वो यूथ को या टीनेजर्स को बड़ा परेशान करता है, वो गिल्ट में आ जाते हैं। तो ये प्लीज़ अगर आप बता सकें। अभी एक तो ये जो आपने सुना होगा कि 1 बूंद वीर्य यानी 1 बूंद सीमेन यानी कि 10 या 100 बूंद खून, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आखिर वीर्य है क्या, इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं। जैसे आप रोते हो तो आपके आंखों से आंसू आते हैं, कहाँ से आते हैं? आंसू निकलने के लिए खास ग्रंथि दी है आपको, जिसको हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में लाल आती है, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से आती है? हमें सलाइवरी ग्लैंड्स दिए गए। उस तरह वीर्य भी जो बनता है वो कुछ और नहीं, कुछ ग्लैंड्स की सिक्रेशन से, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जब तक आप जिंदा हो, आपकी ग्लैंड जिंदा है, तब तक वीर्य का निर्माण होता ही रहेगा। अभी क्या है, वीर्य ये 3 चीजों का मिश्रण है। उसमें से 10% हिस्सा जो है वो आपके शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स हैं, जो आपके टेस्टिकल्स में बनते हैं। सिर्फ 10%। बचा हुआ 90% जो हिस्सा है वो दूसरी 2 ग्रंथियों का मिश्रण है, उसके सिक्रीशन से। जैसे कि समाइनल वेसिकल्स नाम की एक ग्रंथि रहती है, जिससे जो सिक्रीशन निकलते हैं वो 60% रहते हैं आपके वीर्य में। और प्रोस्टेट नाम की जो एक तीसरी ग्रंथि रहती है, जिससे जो सिक्रीशंस होते हैं वो 30% रहते हैं। यानी कि 30% प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस, 60% समाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस, और 10% सिर्फ स्पर्म। इन तीनों का मिश्रण वीर्य होता है। और ये बना बनाया नहीं रहता, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जब आप उत्तेजित होते हो, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव होते हो, और जब वो वक्त आता है कि आपका सीमेन निकले, बस उसी क्षण ये 10% जो शुक्राणु है, स्पर्म्स है, वो आके समाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस और प्रोस्टेट के सिक्रीशन उसी वक्त मिल जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। यानी कि पहले से वीर्य अंदर बना बनाया नहीं। जैसे कि हमारे घर में चाय है,
बनी बनाई चाय तो होती नहीं, चाय पत्ती आपके घर में पड़ी है, दूध पड़ा है, शक्कर पड़ी है, लेकिन जब आपको चाय पीनी है उसी वक्त आप इन तीनों चीज़ों को मिलाते हो और चाय बन जाती है। उसी तरह वीर्य भी इन तीनों चीज़ें अचानक मिल जाती है जब आपका वीर्य निकलने का वक्त आता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, इस तरह से। अभी इसमें जो समानल वेसिकल का सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन है 60%, वो एक आम ग्रंथि है जी, उसमें कोई भी अलग सी बात है नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड की भी जो सिक्रीशन है जो 30% वीर्य को बनाती है, वो भी एक आम सिक्रीशंस है, और ये ग्रंथियां जीवन भर काम करेगी, जीवन भर सिक्रीशंस पैदा होंगे। इसलिए वीर्य का कोई फिक्स कोटा आपको नहीं दिया गया है। जब तक आप जिंदा है वीर्य बनता जाएगा। शुक्राणु भी जो है वो आप देखिए हर मिनट कम से कम 20,000 शुक्राणु आपके जीवन में बन रहे हैं, आपके शरीर में बन रहे लगातार 24 घंटे। जब से आप उम्र के 10-11 साल से शुरुआत हो जाती है तब तक आप, यानी कि अगर हर मिनट अगर आप कम से कम 20,000 से 1,20,000 तक शुक्राणु आपका शरीर अगर पैदा कर रहा है, तो कितने ज्यादा आपके शरीर में बन रहे, तो इतना सबका लेके करोगे क्या? इसलिए इनका बाहर निकलना ही ठीक है, क्योंकि हर वीर्य का, हर शुक्राणु, हर स्पर्म का लाइफ भी है सिर्फ 25 से 40 दिन। 25 से 40 दिन के बाद वो शुक्राणु, वो स्पर्म वैसे भी मर जाता है। यानी कि आज से 25 या 40 दिन पहले आपके शरीर में जो स्पर्म्स बने थे वो अभी या तो मर गए होंगे या मर जाएंगे, तो उनको आप बाहर कैसे निकालोगे? आज और इस क्षण नए बन रहे हैं 20,000 कम से कम, वो ऐड होते जा रहे हैं। तो ये पुराने और नए साथ में रख के क्या फायदा? इसलिए पुरानों को निकालना और नयों के लिए जगह बना देना, इसके लिए ये शरीर का धर्म ही है कि वीर्य को रेगुलरली बाहर फेंकते रहना। और इसलिए तो प्रेरणा दी है हस्तमैथुन की भी। ये प्रेरणा बहुत नेचुरल प्रेरणा है, कोई जाके किसी से सीखता नहीं है। उस खास उम्र में आके वो प्रेरणा जगती है। बच्चे अपने आप मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन को ढूंढ निकालते हैं, करने लगते हैं, क्योंकि पूरे नेचर ने ही ये अरेंजमेंट की है। जब तक आप पुराना वीडियो फेंकोगे नहीं, तब तक नए को जगह कैसे पैदा हो जाएगी? इसका रिसर्कुलेशन बहुत जरूरी है। और जो शुक्राणु है उनका हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोल नहीं है। उनका रोल अगर कोई है तो बाहर है, क्योंकि उनका एक ही तो काम है, वो स्पर्म जो शुक्राणु है वो जब जाके स्त्री बीज से मिलेगा तब नया जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जो अभी तो उनके शरीर में जो बनने वाले स्पर्म्स हैं, उनका उनके शरीर में और कोई रोल नहीं, इसलिए उनको बाहर जाने देना यही सही चीज है। इसलिए वीर्य को लेके इस तरह की कोई एंग्जाइटी यंगस्टर्स ना, चाहे कितना वीर्य निकलता हो, कोई, जैसे हम कहते हैं ना, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। एक बारी पानी एक जगह जम गया तो फिर वो गंदा होने लगता है। इसलिए वीर्य को भी बहते रहना चाहिए। अगर आप हस्तमैथुन करके उसको निकाल रहे हो तो उसमें आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। हस्तमैथुन एक आम क्रिया है जो सभी लोग करते हैं, सभी उम्र के करते हैं। ऐसा है नहीं कि सिर्फ टीनेजर जवान करते हैं, शादीशुदा लोग भी करते हैं, उम्र ज्यादा होकर बुढ़ापे में जाने के बाद भी करते हैं। उसमें कुछ भी गलत, आम बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि 99% लोग मास्टरबेशन करते हैं और बचे हुए 1% झूठ बोलते हैं। ये नोट करने वाली चीज़ है सर, कि 99% लोग मास्टरबेशन करते हैं और 1% झूठ बोलते हैं। और इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आपकी जो फर्टिलिटी, आपको बच्चा पैदा करने वाली आपकी क्षमता है, ये बिल्कुल कम नहीं होती। आपके शुक्राणु खत्म नहीं होते। जैसे कि कभी हम कहते हैं मैंने ज़्यादा रो लिया तो मेरे आंसू ही खत्म हो गए। नहीं, कभी नहीं खत्म हो गए। कि मैंने मेरी जो लाल मुंह में पैदा होती है वो मैंने बहुत ज़्यादा पैदा कर ली, अभी वो खत्म हो गया मेरे मुंह में, ऐसा नहीं होता। हर शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं वो सभी हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदा है, काम करती रहेंगी। और उसमें से जो पैदा होने वाले सिक्रीशंस जो हैं वो हमेशा पैदा होते रहेंगे। इसलिए वीर्य आपका कभी नहीं खत्म होगा। कितना भी आपके शरीर से निकले वो कभी खत्म नहीं होगा। पूरी वो हमेशा 24 घंटे बनता ही जाएगा। सर, इससे पहले कि मेरे बॉयज़ जो हैं वो अपना प्लान कुछ अलग बनाए, इसकी कोई लिमिट निर्धारित करना चाहेंगे हम जी, क्योंकि कई बार उनकी ये शिकायत होती है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन जो है वो उन्हें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। हालांकि मैंने कहा ज़रूर कि मास्टरबेशन या वीर्य के जाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम कोई खेल भी खेलते हैं तो खेल के भी अपने नियम रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हस्तमैथुन जब भी करो, स्वच्छता से करो। करने से पहले, करने के बाद अपनी स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि अपने आप करो। ये नहीं कि वो दोस्त को बुला लिया और एक दूसरे का कर रहे हैं, ये ना करो। तीसरा है कि ऐसे करो कि आप अपनी इंद्रिय को कोई
जख्म ना करो या कोई नुकसान ना पहुंचाओ। ऐसे भी केसेस आते होंगे आप? होता है ना, जैसे एक लड़का, टीनेज लड़का किसी मैकेनिक गैरेज में काम करता था, उसने पाना जो स्पैनर था उससे हस्तमैथुन करने की कोशिश की और उसको जख्म हो गया। यानी करते वक्त इस तरह से करो कि आप अपने को जख्म ना करा लो अपने आप को। दूसरा, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध हो सकते हैं और वो भी करना चाहती है, उसके मन में भी इच्छा है, तो उसको बाजू में रखे अगर आप मैस्टरबेशन ही को प्रिफर करने लगोगे, फिर वो बात गलत हो रही है। और दूसरा ये कि किसी भी एक्टिविटी का अगर आपने ऑब्सेशन बना लिया तो गलत है। फिर यही नहीं, आप कोई दूसरी एक्टिविटी जिसको हम आमतौर पे अच्छा मानते हैं, ऐसी भी कोई एक्टिविटी अगर आप बार बार करोगे, दिन में 7, 8, 9, 10 बारी करोगे, तो फिर आपके जीवन के जो बाकी के हिस्से जैसे पढ़ाई है, नौकरी है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप 24 घंटे अगर उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा। जैसे कि मैं फैमिली जानता हूँ जिसमें एक आदमी है जो दिन में 7 या 8 बारी पूजा ही करता रहता है और पूरी तैयारी के साथ पूजा करता रहता है, तो उसकी वजह से ना ही कोई काम धंधा कर पा रहा है, घर वालों को भी इसकी तकलीफ हो रही है। तो खाना के पूजा करना एक अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी बारी अगर करोगे तो उसको भी तुम ऑब्सेशन ही कहोगे और दोष जाएगा पूजा पे। उस तरह से मैस्टरबेशन भी आप ऑल द टाइम उसी के बारे में सोचोगे, दिन में और कुछ आपको सूझ ही नहीं रहा है और आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप नौकरी आपकी संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने स्वास्थ्य पे और दूसरे शरीर जीवन के अंगों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और आपका एक ऑल द टाइम ऑब्सेशन मैस्टरबेशन से ही जुड़ा हुआ है, तो फिर वो बात गलत है। लेकिन वो ऑब्सेशन गलत है, मैस्टरबेशन अपने में एक एक्टिविटी में गलत कुछ नहीं है। और तीसरा है कि अगर आप करते वक्त अपने आप को हमेशा अपराध भाव महसूस करते हो, गिल्टी फील करते हो, तो वो गिल्ट आपके लिए ज्यादा हानिकारक है मैस्टरबेशन से भी ज्यादा। वो गिल्ट आपको खा जाएगा। इसलिए आप मजे से करो, खुशी से करो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, और बाकी के जीवन के आपके जो हिस्से जैसे कि पढ़ाई है, नौकरी है, फैमिली की तरफ देखना है, अपने स्वास्थ्य की तरफ देखना है, अपने जीवन के बाकी अंगों की तरफ देखना है, ये करते हुए अगर आप मैस्टरबेशन करते हो तो उसमें कुछ गलत काम आप नहीं करते और इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। डॉक्टर, आपने जो मेंशन किया कि दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं, वहाँ से ये थॉट आ रहा है कि कई बार मस्टरबेशन को पूरा करने के लिए जो टीनेजर्स हैं वो फैंटेसीज का सहारा लेते हैं। तो ये फैंटेसीज चाहे वो किसी खूबसूरत महिला को देखकर हो, किसी एक्ट्रेस को देखकर हो, किसी पॉर्न एक्ट्रेस को देखकर हो, या वो अपने मन में ऐसी एक फैंटेसी की दुनिया बना लेते हैं जिसके सहारे वो मस्टरबेशन को अंजाम देते हैं। तो ये कितना नॉर्मल है या कितना डेंजरस है? देखिए, फैंटेसी के जरिए अपने आप को उत्तेजित करना ये आम बात है, क्योंकि जो टीनेजर लड़का 18, 19, 20 साल का है, जिसकी ना अभी शादी हुई है, ना ही उसके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड है, तो नेचुरली वो उत्तेजित होगा सिर्फ कल्पना करके। कल्पना ही तो फैंटेसी, कल्पना कर, लेकिन कल्पना वो करेगा, उसी से वो उत्तेजित होगा और उसी से वो मैस्टरबेशन कर पाएगा। इसलिए फैंटेसी अपने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप कौन सी फैंटेसी करो तो वो फिर आपको नुकसानदायी हो सकती है, थोड़ा समझना जरूरी है। उसमें एक बात ऐसी कि जो आजकल का फिनोमिना है कि आमतौर पे मोबाइल फोन पे कुछ देख लेना या कोई पॉर्न देख लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना विजुअल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा आपको नुकसान करा सकता है। क्योंकि अगर उस पर आप डिपेंड होने लग गए कि जब तक मैं कुछ देखता नहीं तब तक मुझे उत्तेजना आती नहीं, यानी कि आपने किसी बाहरी चीज पे निर्भरता रख दी। अब ये बाहर की चीज पे निर्भरता रखी, समझो किसी वजह से वो बाहर की चीज उपलब्ध ना हो, अवेलेबल ना हो, तो आपको उत्तेजना ही नहीं आएगी। उस तरह से जो विजुअल जो एड रहती है बाहर से जो आप लेते हो, इसका इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन जैसे पहले जमाने में जब ऐसा कुछ था ही नहीं, तब उस जमाने में तो कल्पना ही की जा सकती थी, फैंटेसी ही की जा सकती थी। तो फैंटेसी करते वक्त मैं हमेशा कहता हूं कि उन औरतों की या महिलाओं की फैंटेसी ना करो जो आपके साथ संबंधित हैं, जैसे कि माँ है, मासी है, बहन है, कजन है, पड़ोस में रहने वाली कोई लड़की है जिससे आपका संबंध आते हैं, सोशली लेवल पे संबंध आता है, उसको मिलते हो, दोस्त की बहन हो, दोस्त की माँ हो, तो ये होगा कि जब आप उनको मिलोगे तो आपने उनके बारे में ये सोचा था, इस बात से आप ऑकवर्ड हो जाओगे। आप खुल के फिर आपको एक अपराध भाव पैदा हो जाए कि मैंने इनके बारे में क्या सोच रखा है, लेकिन फिर आपको फैंटेसी की तो जरूरत है ही है। तो ऐसे वक्त पे आमतौर पे मैं जवानों को ये कहता हूँ कि फैंटेसी उनकी करो जिनका आपके साथ कोई संबंध आ ही नहीं सकता।
जैसे कि कोई एक्ट्रेस है जो आपको पसंद आती है, ना आपको जाके कभी उसको मिलने वाले हो, ना ही उसके साथ कोई आप व्यवहार करने वाले हो, तो अगर आपको उसकी तरफ आकर्षण है और फैंटेसी की आपको ज़रूरत लगती है, तो आप उनकी फैंटेसी ज़रूर कर सकते हैं जिनको आप कभी मिल ही नहीं सकते, जो आपके जीवन में कभी आ ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसमें फिर एक कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं पॉर्न स्टार्स। पॉर्न स्टार्स का मतलब ये हुआ कि आप पॉर्न देखने जाओगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि पॉर्न स्टार्स की फैंटेसी ना करे, किसी और सुंदर एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, इसकी फैंटेसी करने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि पॉर्न स्टार्स एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। वो औरतें ही कुछ अजीब और अलग रहती, उनके शरीर भी खास उसी ढंग के बनाए जाते हैं, इसी पर उनका बर्ताव, उनके हाव भाव, ये सब इतने अलग रहते जितने नॉर्मल लाइफ में कभी हो ही नहीं सकते। उनके अपने निजी जीवन में भी ऐसा नहीं होता। फिर आप कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज को देख के अपने आप को उत्तेजित करते हो, तो आपको वो नुकसान कर सकती है। लेकिन एज अगेंस्ट अगर आपको किसी स्त्री की तरफ आकर्षण लगता है जो आपके पहचान में से नहीं है, दूर की है, कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है जिसका आपने चित्र देखा है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है और उससे आप किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे हो और उससे आपको ऑकवर्ड फील होने की भी बात कभी होगी नहीं। ये अक्सर मैं जवानों को कहता हूँ। सर, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को इसकी लत लग जाए, जैसे पॉर्न की ही लत लग जाए, स्पेशली मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो इसे किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, कई बार वो अपने दोस्तों से भी नहीं डिस्कस करते हैं, तो उन्हें आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? अब देखिए, अगर जिसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं या एडिक्शन कहते हैं, वो अगर हो जाए तो कब कहेंगे किसी चीज़ को एडिक्शन हो गई या डिपेंडेंसी हो गई है, तो तब कहेंगे जब उस आदत की वजह से आपके जीवन के दूसरे हिस्से डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप इतना पॉर्न देख रहे हो कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसके लिए वक्त ही नहीं बच रहा है। रात के 2, 3, 4 बजे तक आप पॉर्न देख रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही, स्वास्थ्य पे परिणाम हो रहा है। आप नौकरी की जगह पे आपको पॉर्न देखते पकड़ा गया, आपकी नौकरी चली गई, जब क्या आप वहां जाते थे। यानी कि इस तरह का पागलपन अगर आपके पॉर्न देखने में जुड़ा हो तो हम उसको एडिक्शन कहेंगे, व्यसन जिसको कहते हैं, ये कहेंगे। और इसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। सिर्फ एक आधी सलाह देख के वो इससे निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो अटके हुए हैं। और जैसे कई मटेरियल्स को हम एडिक्टिव मटेरियल्स मानते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, शराब है। शराब की तो आदत लगेगी ना, पानी की तो नहीं लगेगी, या शरबत की तो नहीं लगेगी। यानी पॉर्न भी एक ऐसी चीज है कि जिसका एडिक्शन हो सकता है। पॉर्न को एडिक्टिव माना गया है, इसलिए पॉर्न में आदमी अंदर खींचा जाए और उसका आदी बन जाए, उसका एडिक्ट बन जाए, ये आमतौर पे होता है। इसलिए जो लोग पॉर्न देखते हैं, हम कई बारी कहते हैं अभी तक वो नौबत तुम पे आई नहीं, लेकिन हो सकता है कि धीरे 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 तुम इसमें खींच जाओगे और फिर उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपके जीवन के बाकी हिस्सों पे वो बुरा असर करने जाएंगे। और तब जाके जब इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर आपको एक्सपर्ट्स के पास ही जाना पड़ेगा। और वो बस एक आध बारी एक्सपर्ट के पास जाके आ गए और ठीक हो गए, ऐसे नहीं होगा। एक प्रॉपर इंटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत इन लोगों को रहती है। एक डी एडिक्शन प्रोग्राम से उनको गुजरना पड़ता है, तब जाके ये इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस हद तक अपने आप को जाने ही मन दो, यही मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहूँगा। यानी कि सर, ये फिजिकल इश्यूज से ये मेंटल इशू बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, टीनेजर्स की एक और प्रॉब्लम होती है जिससे वो कई बार शर्मिंदा हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने पिछली प्रॉब्लम्स के बारे में कहा, वो बता भी नहीं पाते हैं। नाइट फॉल जी, यानी सपने में या स्वप्न दोष। एक तो स्वप्न दोष, ये शब्द ही गलत है। उसको चाहे तो स्वप्न गुण कहना चाहिए, क्योंकि उसमें दोष वाली कोई भी बात नहीं, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। जब आपके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, वीर्य बन रहा है, अंदर सीमेन बन रहा है, तो उसे बाहर तो निकलना जरूरी है ना। जैसे मैंने पहले कहा था कि शुक्राणु की लाइफ ही 25 से 40 दिन की रहती है, तो पुराने वाले मरे हुए को बाहर कैसे फेंकोगे? अगर आप किसी वजह से हस्तमैथुन करने को डर रहे हो, कि आपको लगता है ये बात गलत है, मुझे करना नहीं चाहिए, ये पाप है, तो आप कर नहीं रहे हो और आपकी अभी शादी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं आ रहे, तो वीर्य को बाहर निकलने का कोई और तरीका ही नहीं रहा। जब आप वीर्य बाहर खुद से निकाल ही नहीं रहे हो, तो फिर वो नींद में निकल आता है। जैसे आप देखिए ना, अगर दिन में आप पेशाब ना करो, बस हट पकड़ के बैठ जाओ कि मैं तो पेशाब ही नहीं करूंगा आज दिन भर, क्या होगा? रात को नींद में आप कर बैठोगे। क्यों आप नींद में कर बैठोगे? जब करने का वक्त था, बाथरूम ढूंढ के जाके कर सकते, तब आपने हट पकड़ लिया था कि मुझे करनी नहीं है, तो निकल आ गया नींद में। यही बात है, वीर्य को तो रेगुलरली निकलना जरूरी है। अगर आप खुद से अगर नहीं निकाल रहे हो, तो अपने आप निकलेगा, और जब वो अपने आप निकलेगा, उसी को तो हम नाइट फॉल कहते हैं, स्वप्न
गुण कहना चाहिए। जैसे मैंने स्वप्न दोष एक गलत शब्द है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस वीर्य निकल गया, नए नए के लिए जगह पैदा होगी। जैसे बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, निकल गया, नए के लिए जगह पैदा होगी। इसलिए वीर्य का स्वप्न अवस्था में निकलना, इसमें ये बिल्कुल बीमारी भी नहीं है और ऐसा होने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये बिल्कुल आम बात है और करीब करीब सबके साथ होती है। मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड के साथ वो अपने ऐड का कंटेंट बदल देंगे क्योंकि ज़्यादातर जो वो दिखाते हैं और जिससे वो अपने कस्टमर्स, अपने पेशेंट्स खींचना चाहते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें तो नॉर्मल हैं। वही ना, स्वप्न दोष की बीमारी से अगर आप परेशान हो तो हमारे पास आइए, ये उनका कहना रहता है। या तो एक बीमारी है ही नहीं और वो दोष भी नहीं है, ये एक नैसर्गिक क्रिया है, निसर्ग ने डाली हुई एक क्रिया है कि अगर आपका वीर्य बहुत दिन से निकला नहीं हो तो वो निकलने के लिए हो सकता है आपको स्वप्न आ जाए कोई। हाँ, लेकिन ये भी एक बात मैं आपको कहूँ कि हमेशा स्वप्न आना जरूरी नहीं होता। ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आ जाते हैं, बोलते कि मेरा नींद में वीर्य निकलता है लेकिन स्वप्न नहीं आया होता, मुझे कोई ड्रीम नहीं आया होता। तो ड्रीम के बगैर कैसे निकल रहा है? नहीं बोले, उसको निकलना था, ड्रीम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और ये भी नहीं कि नाइट फॉल, ऐसा नहीं आप दोपहर के वक्त पे सोए हो तो तब भी आपका हो सकता है। यानी आपको ड्रीम या स्वप्न आया हो या नहीं भी आया हो तो वीर्य नींद की अवस्था में निकल सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए उसको नाइट फॉल भी एक तरह से गलत शब्द ही है, या नॉक्टर्नल इजैकुलेशन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी गलत शब्द। नींद की अवस्था में वीर्य का निकलना एक नॉर्मल और सामान्य बात, इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं है। सर, नींद में जो सपने में स्पेसिफिकली हम जो सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे जो आउटर वर्ल्ड है वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो ही जाती है। जैसे ये मेरा, हम सभी का एक्सपीरियंस है, जैसे हम दिन के वक्त सो रहे हैं और आसपास कोई चीज़ें हो रही हैं, कोई बातें हो रही हैं, तो वो कई बार हमारे सपने में भी शुरू हो जाती हैं, मिलती जुलती चीज़ें। तो ये मुझे नहीं लगता कि दोनों को अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है, ये उतना ही नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब थोड़ा स्पेसिफिक सवालों पे आएंगे। और कई बार टीनेजर्स की ये शिकायत होती है कि उनकी जो फोर स्किन है वो उसे पूरी तरह पीछे नहीं कर पाते हैं। ये कई बार मैंने जो इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त पढ़ा कि ये भी एक क्वेश्चन होता है। देखिए, इंद्रिय के ऊपर जो स्किन है जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन खास दी गई है हमें, जिसमें अपने में न्यूरो रिसेप्टर्स भी रहते हैं, इसलिए सेक्स का आनंद लेने में जो फोर स्किन है वो भी बहुत काम करती है। लेकिन फोर स्किन किस चीज़ को कवर कर रही है? फोर स्किन कवर कर रही है ग्लांस पेनिस को, यानी जो शिश्न मुंड या इंद्रिय का जो आगे का हिस्सा है उसे वो कवर कर रही है। और उस ग्लांस पेनिस पे सबसे ज़्यादा न्यूरो रिसेप्टर्स रहते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो आनंद आता है सेक्स का वो वहाँ से आता है। अभी क्या है कि फोर स्किन लूज होनी चाहिए। जब आप जवान होते हो तो उससे इतनी लूज होनी चाहिए कि आप अपने हाथों से अगर उसको पीछे लो तो पूरा ग्लांस पेनिस जो आपका है वो ओपन होना चाहिए, खुल के बाहर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा एक डर बना रहता है कि संभोग करने के वक्त पे वो फोर्सिबली पीछे चला जाए और या तो फट जाए या पीछे जाके अटक जाए, फिर एक इमरजेंसी पैदा हो जाती है जिसको हम लोग पैराफाइमोसिस कहते हैं। तो जब कभी ये फोर स्किन पीछे नहीं जा पाती और आगे की तरफ बहुत टाइट हो जाती है तो उसको फाइमोसिस कहते हैं। और फाइमोसिस आमतौर पे पेशाब करने के बीच में तो आएगा नहीं, लेकिन जब आप शारीरिक संबंध करोगे और जब इंद्रिय प्रवेश होता है योनि मार्ग में, तब उस फोर स्किन का जो पीछे जाना जरूरी होता है, अगर वो नहीं हो पाया तो हो सकता है संभोग करने के वक्त पे अचानक वो फटने की वजह से दर्द हो और दर्द की वजह से फिर आपकी इरेक्शन चली जाए, इसकी वजह से आप संभोग ही ना कर पाओ। और जो फोर स्किन जो है उसके नीचे भी एक चीज हमेशा जमा होती रहती है जिसको हम लोग स्मेग्मा कहते हैं। ये स्मेग्मा एक तरह का सिक्रीशन है जिसकी वजह से फोर स्किन और ग्लास पेनिस के बीच की जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहती है। उस स्मेग्मा को रेगुलर तौर पे साफ करना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप साफ नहीं करोगे तो वहाँ वो जमा हो जाएगा, सफेद पीले रंग का स्मेग्मा पैदा हो जाएगा और उसमें फिर इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसलिए स्मेग्मा को अगर आपको रेगुलरली क्लीन करना है तो फोर स्किन का पीछे होना बहुत जरूरी है। इसलिए आमतौर पे जब बच्चे बड़े होते वक्त जब हम उनको हाइजीन सिखाते हैं तब कहते हैं कि आप जब नहाते हो आप तो फोर स्किन को जरूर पीछे ले लेना और अंदर का हिस्सा साफ कर लेना।
इससे ये भी आपको पता चलेगा कि एक तो फोरस्किन पीछे हो रही है, आसानी से हो रही है, और उसके नीचे जो स्मेग्मा जमा होता है उसे आप साफ भी कर पा रहे हो, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। कई बार मैंने ये देखा है कि शादीशुदा लोगों में कि अगर उन्होंने इस तरह की स्वच्छता नहीं रखी हो तो उस स्मेग्मा से शायद उन्हें कोई तकलीफ हो ना हो, लेकिन जब वो संभोग करते हैं तब संभोग करते वक्त इंद्रिय प्रवेश होने के बाद वो जो स्मेग्मा है वो औरत के योनि मार्ग के अंदर लग जाता है, उससे उनको बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन हो पाती है। इसलिए इस तरह की इन्फेक्शन आपकी पार्टनर को ना हो, इसलिए रेगुलर तौर पे उस फोरस्किन का पीछे लेना और नीचे जमा हुआ स्मेग्मा साफ करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, आंखें साफ करते हैं, उस तरह से इस तरह उससे साफ करना बहुत ज़रूरी है। वो साफ करने के लिए स्किन का पीछे होना, फोर्थ स्किन का पीछे होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता हो तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवा लेना चाहिए और डॉक्टर को ये तय कर लेना चाहिए कि क्या इस फोरस्किन को पीछे ना जाने की वजह से फिर उसका इलाज क्या किया जाए। तो कभी कभी इस तरह के केसेस में हम लोग उन्हें सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग सर्कमसीजन सर्जरी कहते हैं, क्योंकि जब फोरस्किन बहुत ही टाइट होती है और पीछे आ ही नहीं सकती तो फिर उस वक्त सर्कमसीजन का ऑपरेशन भी कई बारी करने की सलाह हम डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन वो हर इंसान में उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक सलाह लेनी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूर, इसे नॉर्मल हल्के में ना लिया जाए इसे। बिल्कुल। अगर आपकी शादी होने वाली हो और आपकी शारीरिक संबंध आने वाले हो और आप ये देख रहे हो कि आपकी फोरस्किन पीछे नहीं जाती है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहिए और क्या ऑपरेशन की ज़रूरत आपको है या नहीं है इसको जांच करके देखना चाहिए। सर, फोरस्किन की प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेनिस के टॉप पर सफ़ेद दाग होते हैं, ये टीनेजर्स के सवाल अक्सर आते हैं, तो वो ज़रा सा अगर आप बता सकें। अभी जो आप सफ़ेद कह रहे हो, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आप फोरस्किन को पीछे लेते हो तो जहाँ ग्लांस पेनिस शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है जी, वहाँ पे कई बारी एक तो स्मेग्मा जमा रहता है जो बिल्कुल चीज़ की तरह भी दिखाई देता है, और कई उन्होंने अगर पहले उसे नहीं देखा हो तो डिस्टर्ब हो जाती कि ये क्या कचरा जमा हो गया और ये क्या हो गया, पस तो नहीं है, ये कोई बीमारी तो, ये कोई फंगस तो नहीं वहाँ ग्रो हो रहा है, ऐसे उनको लग सकता है। तो अगर आप स्मेग्मा को रेगुलरली साफ करते हो तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन साफ करने के बावजूद जो ग्लांस पेनिस का जो रिज रहता है उसके ऊपर कई बार छोटे छोटे सफ़ेद दाने दिखाई देते हैं, दाने दिखाई देते सफ़ेद। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स कहते हैं या PPP कहते हैं। लेकिन इनको जब देखते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जवान अपने इंद्रियों को बार बार देखते रहती, जैसे देख लेते तो कई बार उनको लगता है कि ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो नहीं है, और उन्होंने कहीं सुना होता है गनोरिया, इस तरह की सिफिलिस, इस तरह के रोगों के नाम, उनको लगता है कि कहीं मुझे इस तरह का कोई रोग तो नहीं हो गया है। तो ऐसे वक्त पे सही तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन करा लो। जब हम देखते हैं और वो उनको दिखाई देते, वो छोटे छोटे दाने दिखाई देते सफ़ेद रंग के, तब हम उनको यही कहते हैं कि ये नॉर्मल बात है, जिसको हम लोग पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स कहते हैं, और जिनको अलग से इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एक नॉर्मल बात। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जो टीनेजर्स भी सोचते हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं, हम सब लोग सोचते हैं, मॉरली भी ये काफ़ी डिस्कस किया जाता है, सोशली भी काफ़ी डिस्कस किया जाता है, इस पर कई सारे बहस होती हैं। व्हाट वुड बी द राइट एज टू हैव सेक्स? अभी ऐसा है, जब आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, उससे जो जो हो सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, ऐसी अगर आपकी उम्र हो गई हो तभी आपको सेक्स करना चाहिए। आप कोई चीज़ कर रहे हो और उससे होने वाली जो परिणाम है, अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेने की या तो आपकी तैयारी नहीं है या आपकी उम्र नहीं है तो आप ना करो तो ही अच्छा। अब क्या हो सकता है, या तो आप जब सेक्सुअल संबंध रखते हो तो हो सकता है वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, क्या आप उस प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? क्या वो लड़की अगर बच्चा पैदा कर ले तो आज क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जैसी आपके जीवन में अवस्था है? अगर नहीं है तो आप ना करो तो अच्छा है। यानी कि सेक्स करने की उम्र वो सही है जब सेक्स करने के बाद उसके जो परिणाम हैं, उस परिणामों की जिम्मेदारी लेने की जब आपकी उम्र हो जाती है, सिर्फ तभी आपको सेक्स कर लेना चाहिए। इसलिए उसका कोई नंबर नहीं कहा जा सकता कि भाई 18 या 19, लेकिन आप देखेंगे हमारे देश में शादी की उम्र ही हमने 18 बनाई है।
तो क्यों बनाई? कुछ सोच समझ के ही तो बनाई होगी। यानी कि 18 के बाद आप शादी कर सकते हो, यानी कि 18 के बाद आप इतने बड़े हो गए हो कि आप शारीरिक संबंध कर सकते हो, और उससे अगर बच्चा पैदा हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाए, तो आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। इसका मतलब है एक उम्र का तय कर लेना। इसलिए मैं भी यही कहता हूं कि उसमें कोई नंबर नहीं डाला जा सकता। जैसे कि अभी कहा कि जब आप अपने सेक्सुअली रिलेशनशिप से होने वाली परिणामों का अगर आप जिम्मेदारी ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, तभी आप इसमें जाओ, वरना ना करो तो ये अच्छा। ये सिर्फ प्लेजर पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। प्लेजर के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिल्कुल। इस एलिजिबिलिटी के बारे में। और आप इसमें देखिए ना, जैसे आपने शारीरिक संबंध किसी अनजान लड़की के साथ किए, कैजुअल सेक्स जिसको कहते हैं, आपको उस लड़की का पिछला इतिहास कुछ भी पता नहीं है। अगर उस लड़की को किसी HIV एड्स की तरह की बीमारी की लागत हो गई है, समझो, आपको हो जाएगी, या को और भी करीब करीब 30-40 तो अलग अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, जिसमें इनको गुप्त रोग हम क्यों कहते, कि वो दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता किसी को हुआ है। जिसे हुआ है उसे भी कई बार पता नहीं होता कि मुझे हुआ है। यानी कि आप जब संबंध कर रहे हो किसी को, उस संबंध से आपको ये बीमारी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? और उसमें से कई बीमारियां तो जानलेवा भी हो सकती है, कई बीमारियां तो कभी जिंदगी भर ठीक नहीं होगी और आप सफर हो सकते हो। तो आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जिससे आप इस तरह की अपने आप पे चीजें ओढ़ ले सकते हो, और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, और जो होगा आपके और आपके पार्टनर के साथ, उसकी अगर आप इस तरह से जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, तो आप ना करो तो ही अच्छा। सर, आपने प्रेगनेंसी का जिक्र किया, तो आज एक बड़ा हॉट डिस्कशन है हमारी सोसाइटी में, जो टीनेजर्स हैं या जो बच्चे कह लीजिए उनकी भाषा में, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए वो जो मेजर्स यूज़ करते हैं वो कितने खतरनाक हैं? देखिए, कॉन्डोम आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वो हम रेकमेंड भी करते हैं। कई हद तक कॉन्डोम आसान है इस्तेमाल करने के लिए। एक तो आमतौर पे कहीं भी मिल जाता है, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए ये उसके अंदर भी लिखा होता है, कोई आपको समझा भी सकता है। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी उपलब्ध हैं। तो अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल आप करते हो, तो ना आप ना कोई अंदर दवाइयाँ ले रहे हो, ना कोई आपके शरीर में कोई हार्मोन की गोलियां जा रही हैं, तो वो एक रेगुलरली रिकमेंडेड मेथड हम मानते हैं कि भाई कॉन्डोम का इस्तेमाल करो जब कभी आप पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स कर रहे हो या संभोग कर रहे हो किसी के साथ, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, और टू ग्रेट एक्सटेंट आप ये भी नहीं चाहते कि आपको कोई बीमारी हो, तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ये एक मोस्ट रिकमेंडेड तरीका मैं मानता हूँ। अगर कोई लड़का लड़की प्रेम में है और वो सेक्स करना चाहते हैं, तो लड़की को हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए उस अपने बॉयफ्रेंड को कि कॉन्डोम इस्तेमाल करें, क्योंकि एक सबसे आसान सेफ तरीका है। और दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन कॉन्डोम ही सबसे आसान मैं मानता हूँ। खैर, फीमेल के कॉन्डोम्स भी दुनिया में आजकल उपलब्ध है, जिसको हम लोग फेमिडोम्स बोलते हैं। हालांकि भारत में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, बाहरी कुछ देशों में वो पॉपुलर हैं, क्योंकि लड़की भी कॉन्डोम, लड़कियों का जो कॉन्डोम रहता है उसको इस्तेमाल कर सकती है। एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, एक हमारे देश में उपलब्ध है, एक गोली रहती है जिसको हम लोग टुडे के नाम से उपलब्ध है, पेसरी रहती है। वो पेट से लेने वाली गोली नहीं है जी। संभोग करने के पहले अगर स्त्री, वो औरत, वो गोली जो पेसरी जो है, वो जैसे आमंड के शेप की लंबी सी गोली रहती है, अगर वो अपने योनि मार्ग में अगर डाल दें तो पिघल जाती है और उसका एक आवरण अंदर पैदा हो जाता है, जो स्पर्मिसाइडल आवरण है, यानी कि वो स्पर्म को मार देता है, किल करता है। यानी जैसे ही आप संभोग करते हो, समझो अंदर सीमेंट स्पिल होता है, तो उसमें जो शुक्राणु वो उस वजह से मर जाती है। इसलिए अगर कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो कम से कम आपने वो पेसरी अंदर डाल दी हो 20 मिनट पहले संभोग के, अगर वो पेसरी अंदर डाली हो जिसका नाम टुडे है, और जिसके अंदर जो केमिकल है उसका नाम है नोनॉक्सिनॉल, वो अगर आप अंदर डालो 20 मिनट पहले, तो उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। और तीसरा तरीका तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो आप, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपको वो रेगुलर लेनी पड़ती है, पूरा महीना भर लेनी पड़ती है, चाहे आपका संबंध कभी कभार आने वाला हो, और उसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए कई बारी हम जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जो कैजुअल सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको जो ओरल पिल्स हैं उनकी रिकमेंडेशन हम नहीं देते। हम आमतौर पे उनको कहते हैं या तो कॉन्डोम इंसिस्ट करो अपने मेल पार्टनर को, या ये जो टुडे हैं इसका आप इस्तेमाल करो। लेकिन टुडे में फेल्यूर रेट बहुत ही ज़्यादा है,
सक्सेस रेट ऑन द कॉन्ट्री हम लोग सिर्फ कुछ 78 या 80% मानते हैं, 20% केस में वो फेल हो सकता है। और कॉन्डोम भी काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन कॉन्डोम का भी जो फेल्यूर रेट है वो भी है। 94% केसेस में वो फेल नहीं होता है, लेकिन बचे हुए 5-6% केसेस में कॉन्डोम भी फेल हो सकता है। इसलिए आपने जब कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया यानी कि बिल्कुल ही सेफ हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। और कई बार सिर्फ कॉन्डोम ही नहीं, उसका इस्तेमाल करने का अगर आपको तरीका अच्छे से पता नहीं हो, या आपने एक्सपायर्ड कॉन्डोम लिया हो, या उसको लगाने के टाइम पे नाखून बिखून से उसको अगर पंक्चर हो गया हो, या उसको निकालने के या पहनने के टाइम पे आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया हो, तो भी कॉन्डोम इस्तेमाल करने के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए ये सब उपाय ठीक हैं, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे HIV एड्स हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्डोम एक हेलमेट के इस्तेमाल की तरह है। अभी आप देखो, हेलमेट का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हेलमेट क्या पहन लिया आपने, अब किसी तरह से गाड़ी चला सकते हो, चाहे आपके ऊपर से कोई गाड़ी चली जाए तो भी आप मरोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। हेलमेट कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, आपको फिर भी सावधान केयरफुल रहना रहना होता है। उसी तरह कॉन्डोम आपको कुछ हद तक जरूर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 100% आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कॉन्डोम आपके सिर्फ शिश्न को यानी कि पेनिस को कवर करता है। आपकी इंद्रिय का जो बाकी का हिस्सा है वो तो खुला रहता है, और वहां पे कोई स्क्रैच हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई स्किन ओपन हो गई हो, तो वहां से भी तो HIV जैसी ट्रांसमिशन हो सकती है। इसलिए कि आपने कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया तो भी आपको HIV हो ही नहीं सकता, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सर, इन सब के अलावा बहुत बहस होती है पिल्स को लेकर, जो ओरल पिल्स जिनका जिक्र किया आपने, कि वो कितनी डेंजरस है। जो जिस तरह का के एड्स उनके आते हैं कि 72 घंटे 75 घंटे, और यानी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जी। बात करें, जैसे कि आईपिल है या और भी दूसरे सारे ब्रांड्स हैं, ये मैं एक तरह से इसके काफ़ी विरोध में हूँ, क्योंकि क्या है, इसमें हार्मोन्स का बहुत हाई डोज रहता है और इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। तो आप जब कभी किसी के साथ कैजुअल सेक्स करो, जाके आप आईपिल ले लो, अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने पूरे हार्मोन साइकिल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हो, और उसके साइड इफेक्ट भी आप पे होंगे। हो सकता है अगर आपने उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आप बिल्कुल ही इनफर्टाइल भी हो सकते हो, यानी वो इतना सेफ नहीं जितना सेफ आप समझ रहे हो। इसलिए बस कभी भी और कितनी भी बारी आप इस तरह की गोली ले लो, जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे फिर ऐसी बनाई क्यों? ऐसा है कि सचमुच कई बार ये होता है कि किसी लड़की पे किसी ने बलात्कार कर लिया और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, या आपने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तो जरूर था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो कॉन्डोम डिफेक्टिव था, लीक हो रहा था या एक्सपायर्ड था, और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपने प्रिकॉशन तो ली थी, लेकिन कहीं फेल्यूर का चांस होता है, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग इस तरह की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की राय खुद डॉक्टर देते हैं। लेकिन अपने आप से जाके दुकान से खरीदो और जब कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करो एक आईपिल निगल लो, ये बात बिल्कुल गलत है, और इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। आपके शरीर का बॉडी फैट डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बहुत सारे पिंपल्स की तकलीफ हो सकती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, और बहुत सारे ब्लोटिंग हो सकती है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, बहुत सारी शारीरिक तकलीफें इससे पैदा हो सकती है अगर आपने इसका ओवर यूज कर लिया हो। और वंस इन अ वाइल कभी 3-4-5 महीने में आपने लिया हो, खैर नुकसान उससे भी है, लेकिन चलो ठीक है, शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअली बहुत एक्टिव है और एक महीने में जितनी बार उनके दोनों के बीच में शरीर संबंध आते हैं, उसको हर वक्त अगर वो एक आईपी ले रहे हो, महीने में उसने 3-4-5-6-8 बार ही लिए, तो वो बहुत गलत काम कर रही है और उससे उसका बहुत नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान लॉन्ग टर्म पे उसको भारी पड़ेगा। क्या फ्यूचर में कंसीव करने के लिए इश्यूज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते, बिल्कुल आ सकते। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे? बहुत देखे, बहुत देखे। यानी आईपील का या इस तरह की गोलियों का ओवर यूज करने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पैदा हो गए हैं, ऐसे कई केसेस हमने देखे। और इसीलिए उन्हें इमरजेंसी पिल्स कहा जाता है। तो इमरजेंसीज रोज रोज आना, मतलब ये कहाँ से इमरजेंसी हुई? आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया, इसमें इमरजेंसी वाली क्या बात है? आप कॉन्डोम इस्तेमाल करो, और कॉन्डोम और जो टुडे की पेसरी इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो तो और भी काम करेगा। लेकिन कई बार बॉयफ्रेंड से बोलते नहीं, मुझे कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल करना, उससे मुझे प्लेजर नहीं आता।
या लड़की बोलती है हाँ बगैर कॉन्डोम के ही कर लो, तो फिर आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, किसी इन्फेक्शन के पास ऑन होने की भी पॉसिबिलिटी है। और प्रेगनेंसी में भी एक देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम का एक तरीका है जिसमें तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो गए और वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो आपकी जान पे बनाएगी। इसलिए प्रेग्नेंट आप ना हो इसका आपको पूरी तरह से इंतजाम कर लेना चाहिए, ना ही कि बस उठा के आईपीएल ले ली। आईपीएल लो तो जिम्मेदारी से लो, आईपीएल लो तो डॉक्टर की सलाह लेके लो, इतना है मैं कहूँगा। और इसे इतना कैजुअल ना समझें। बिल्कुल ना समझें सर, हमारे हर एपिसोड में आप आंखें खोलने वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्पेशली हमारे जो टीनेजर्स हमें देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जो अपनी जो उनकी जो लाइफ है वो उसको अनहेल्दी ना बनाएं अपनी इस मिसकंसेप्शंस और मिथ्स की वजह से, और हमेशा सेफ रहें। मुझे लगता है कि हमें इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखना चाहिए एक और एपिसोड में। बिल्कुल, कभी भी। थैंक यू सो मच सर। तो मिलेंगे जल्दी ही एक और एपिसोड में और आप सबके जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें दूर करेंगे। तो देखते रहिए मेरी सहेली का हेल्थ पॉडकास्ट। थैंक यू।